बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 119 मुलाहिज़ा फरमाएं। फिर आपको सो जाना चाहिए सर, आपको आराम की ज़रूरत है। दरस ने मखसूस पेशा वाराना लहजे में कहा। मैं सोना भी नहीं चाहता अभी। मैंने बेजारी से मुंह फेर लिया। जब नींद आएगी तो सो जाऊंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने फ़र्ज़ किया कि अब वो खाने की ट्रे उठाएगी और चली जाएगी। मैंने उसे कोई भी गलत बात नहीं कही थी। हकीकत यही थी कि ज़हनी परेशान हाली में मेरी नींद भूख का कोई सवाल न था। अचानक मेरी पुश्त पर शाने के करीब टेस उठी और मुझे यूं लगा जैसे कोई नोकदार शय मेरे जिस्म में पैवस्त हो गई है। मेरा ख्याल गलत नहीं था। मैंने करा के हाथ से देखा तो शाने में तकरीबन 6 इंच लंबा एक नन्हा सा तीर गड़ा हुआ था और वनर साथ में पिस्तौल जैसी कोई चीज़ लिए खड़ी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस पिस्तौल की नाल ज़्यादा लंबी थी। ये क्या हरकत है, मैंने मुश्तइल लहजे में कहा और तीर को खींच कर निकाला जो रबर का बना हुआ था। परेशानी की कोई बात नहीं सर, वो पिस्तौल को अपनी यूनिफॉर्म में डाल के झुकी। आपको इंजेक्शन लगा दिया गया है, चंद मिनट बाद आप सुकून से सो जाएंगे। इससे पहले कि मैं उस खबीस दर्द से कुछ कहता वो ट्रे उठा के दरवाज़ा बंद करके निकल गई। उसने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर आपको मालूम हो जाएगा कि ये दूसरी किस्म का रिवाल्वर क्या है और अब उसका इस्तेमाल खुद पर मैंने अपनी आंखों से होते देख लिया था। इससे पहले मैंने अफ्रीकी जंगलों में बनाई जाने वाली फिल्मों में शिकारियों को ऐसे कारतूस इस्तेमाल करते देखा था जो वहशी दरिंदों को बेहोश करके जिंदा पकड़ने के काम आते थे। शिकारी छुपकर निशाना लेते और बब्बर, शेर, चीते, यहाँ तक के को पैकर हाथी भी कारतूस के जिस्म में पैवुस होते ही थोड़ी दूर भागते थे और चित हो जाते थे। मेरे शिकारी भी जानते थे कि मेरे करीब जाके मुझे इंजेक्शन लगाना आसान नहीं है। डॉक्टर की मौत के बाद वो और खौफज़दा हो गए थे। उनके लिए मैं भी किसी वहशी दरिंदे से कम खतरनाक नहीं था जिसे वो ज़ेरे दाम लाने में तो कामयाब हो गए थे, मगर अब उसे ऐसे रखना भी एक चैलेंज था। या तो वो मुझे जंजीरों से बांध कर रखते। अपनी मौजूदा हालत में उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा था, मगर तकरीबन बेदस्तो पा होने के बावजूद मैंने उनका एक आदमी मार डाला था और उनके सैमसन के हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। अब कोई मेरे करीब आने का रिस्क कैसे लेता? अगर वो मेरी गिरफ्त में आ जाता तो बच के ना निकलता। चुनांचे उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया ठीक था। मुझे मालूम था भी इस पिस्तौल इंजेक्शन के ज़ेरे असर मैं बहुत जल्द होश व हवा से बेगाना हो जाऊंगा। शायद फिर होश आने पर यही मालूम होगा कि मैं खुद को दस्तो पाबस्ता पाऊं। आहिस्ता आहिस्ता कमरा मेरी नज़र के सामने हिलने लगा, फिर घूमने लगा और धुंधला पड़ गया। दर्स ने जाते जाते बल्ब जला लिया था। मुझे यूं लगा जैसे वो जल बुझ रहा है। फिर सब कुछ गायब हो गया। जब मेरी आंख खुली तो कमरे में सूरज की रोशनी थी। मेरी निगाह बेइख्तियार उस दीवार पर गई जहाँ घड़ी थी, लेकिन घड़ी हटा ली गई थी। अब मैं ये अंदाजा करने से कासिर था कि बेहोशी की इस नींद का वक्फा कितना तवील था और मैं अगली सुबह जागा हूँ या फिर मुझे कई दिन आलमे होश से बेगाना रखा गया है। देवजात सैमसन मेरे सामने दूसरी तरफ जमीन पर आलती पालती मारे बैठा था और मुझे पलक झपकाए बगैर देख रहा था। उसने अपनी कीमियाई असले की जुस्तजू में तकिए के नीचे हाथ डाला। इस हैवान नुमा इंसान की जगह पीड़ू होता तो मेरी हरकत पर फौरन शक व शुबे में मुबतला हो जाता और खुद ये जानने की कोशिश करता कि मैं तकिए के नीचे से क्या निकाल रहा हूँ। लेकिन सैमसन का IQ लेवल यानी ज़हानत का मेयार बहुत पस्त था। वो जुगाली के अंदाज में जबड़ों को हिलाने में मसरूफ़ रहा और न जाने क्या चबाता रहा। मेरा कीमियाई असले का ज़ख़ीरा भी मौजूद था। अभी तक मैंने ये तय नहीं किया था कि दुश्मनों के खिलाफ यह असला मौसर तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि इसके इस्तेमाल का मुनासिब मौका कब मिलेगा। ये भी हो सकता था कि मेरी चोरी पकड़ी जाए और मैं खुशफहमी के इस सारे से भी महरूम हो जाऊंगा कि इस जहर से तमाम दुश्मनों को ठिकाने लगाकर मैं फरार होने में कामयाब हो जाऊंगा। इसके अलावा भी मैं यकीन कामिल के साथ ये नहीं कह सकता था कि जो गोलियां और सफूफ मेरे कब्जे में है या जो दवा इंजेक्शन की सुरंज में भरी हुई है वो जहर एक कातिल ही है। गोलियां और पाउडर कुछ भी हो सकते हैं, बेजरर किस्म की एस्प्रिन या कोई एंटीबायोटिक। सिर्फ इंजेक्शन के बारे में मैं ज्यादा पुरुम्मीद था। आमतौर पर डॉक्टर दवा को वक्त ज़रूरत से पहले सुरंज में नहीं भरते क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि अगला मरीज किस किस्म का होगा और उसे कौन सा इंजेक्शन देना होगा। लेकिन ये सुरंज पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक तैयार थी कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन इस्तेमाल की जा सके। जब हालात हंगामी हो और इतना वक्त भी ना हो कि वायल को दन्नी सी आरी से काटा जाए और शीशे को तोड़कर दवाई सुई के जरिए सुरंज में भर दी जाए। दुश्मन चालाक थे, जिस्मानी तौर पर मुझसे कवि और सेहतमंद थे। चुनाचे उन्हें जहर देना हरगिज़ आसान न था। ना वो मेरे हाथ से लेकर चाय पीते ना पानी, बल्कि मैं वही खाता पीता जो वो ला कर देते और वो मेरे करीब तक नहीं आते थे। फिर भी नाउमीदी के सहरा में ख्याल का ये शराब गनीमत था कि शायद कोई फिल्मी इत्तफाक ऐसा हो कि मैं जहर चाय की प्याली में डाल सकूं और उनकी आंखों में धूल झोंक कर प्यालियां बदल सकूं। अकल कहती थी कि चेक करने में कोई हर्ज नहीं। बेड के पास रखा हुआ डॉक्टर का बैग हटा लिया गया था, जिसका मतलब ये था कि किसी को बैग में से किसी चीज़ के निकाले जाने की खबर नहीं हुई।
काम ना आए या ना आए, लेकिन मुझे अपने कीमियाई असलह खाने को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करना था। तकिए के नीचे इसकी मौजूदगी का राज किसी भी वक्त अफशा हो सकता था। मसलन बेडशीट बदलते वक्त सैमसन की तरफ करवट बदल के मैंने बड़ी एहतियात से इंजेक्शन वाले पैकेट को कमीज और पतलून के नीचे अपने पेट से लगा के दबा लिया। 3 शीशों को छुपाना अलबत्ता मसला था। कंबल के नीचे ही मैंने उन्हें अपनी पतलून की 2 जेबों में मुंतकिल करना चाहा, लेकिन टाइट पतलून की जेब में इतनी गुंजाइश ना थी। मेरे उठते ही जेब में शीशी की मौजूदगी खुद अपना राज फाश कर देती। मैंने बेहतर यही समझा कि तीनों शीशियां तकिए के नीचे छोड़ दूं और इस तरह दुश्मन को मौका दूं कि वो मेरे पोशीदा वसाइल का सुराग लगा के मुतमईन हो जाए। ये समझे कि उसने अपनी होशियारी से मेरी चालाकी का पत्ता काट दिया है और इस कामयाबी के बाद मजीद जुस्तजू की जरूरत ही महसूस न करे। गोलियां ज्यादा बड़ी नहीं थी और शीशी तकरीबन भरी हुई थी। उसमें से 6 गोलियां निकाली जा सकती थी और जेब में भी छुपाई जा सकती थी। अभी मैं उठ के बैठा ही था कि सैमसन खड़ा हो गया। उसके तेवर यकलख्त जारियाना और खतरनाक हो गए। वो मुझे उस खून आशाम दरिंदे की तरह नजर आया जो अपने शिकार पर जस लगाने ही वाला हो। उसकी आंखों की हैवानी चमक में वही सफा की थी जिसमें लहू की प्यास झलकती थी। मैं दोस्ताना अंदाज में उसको देख के मुस्कुराया और हाथ के इशारे से वादे किया कि मुझे सिर्फ बाथरूम तक जाना है। मेरी टांग में दर्द बहुत कम था और दाएं हाथ की तकलीफ में भी अफाका महसूस हो रहा था। मालूम नहीं ये बेइस करने वाली दवाओं का असर था या सचमुच मुझे इलाज से फायदा हो रहा था। ताब मसलत का तकादा था कि मैं अफाके का पता ना चलने दूं। हाया एक करते हुए मैंने बिस्तर से नीचे कदम रखा और बैसाखी उठाई। अंदर से घंटी बजने की आवाज के साथ ही वो नर्स आ गई जिसके बारे में अब मुझे कोई खुशफहमी ना थी। वो बिला तजब्जुब मेरी दूसरी टांग पर गोली चला सकती थी और सरेदस मुझे मुकम्मल माजूरी कबूल ना थी। यस सर, उसने सवालिया लहजे में कहा और रिवाल्वर निकाल लिया। यह असली रिवाल्वर था, 38 का तकरीबन नया ऑटोमेटिक। इसकी नीलगों चमक वाली दाल का रुख मेरी तरफ था और निशाना मेरी टांग थी। कुछ नहीं, मैंने बेजर मुस्कुराहट के साथ कहा। जरा बाथरूम तक जाना था मुझे और बैसाखी का सहारा लेकर आगे बढ़ा। मेरी सूरत से सख्त तकलीफ के आसार आया थे जबकि तकलीफ मामूली थी। नर्स ने सारी ला के मुझे इजाजत दी। मैं इतनी देर में आपका बेड ठीक कर देती हूँ। जिस इत्मीनान के साथ उसने मेरी बात मानी थी उससे जाहिर होता था कि मेरा बाथरूम जाना खतरे की कोई बात नहीं और उसका इत्मीनान गलत नहीं था। बाथरूम से फरार के रास्ते मसदूद थे। इसमें सिर्फ एक वाश बेसन और एक WC था। बाकी दीवारें बिल्कुल सपाट और बेरंग और रोगन थी। ऐसा मालूम होता था कि कमरे का साथ बाथरूम का इजाफा हाल ही में किया गया है। तकरीबन 8 फुट की बुलंदी पर 2 तरफ रोशनदान थे, लेकिन मैं वाश बेसन पर चढ़ के वहां नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वाश बेसन तीसरी तरफ था। बिलफर्दे महल में रोशनदान तक रसाई हासिल कर लेता तब भी मुझे कोई फायदा ना होता। इसमें लोहे की मजबूत ग्रिल नस्ब थी जिसे वेल्डिंग टार्च से ही काटा जा सकता था। मैं बाएं हाथ से मुंह धोने की कोशिश कर रहा था कि बाहर से पीडरू के ऊंचा बोलने और जवाब में नर्स के कुछ कहने का शोर सुनाई दिया। मैंने डोर ला के सुराख से आंख लगाई तो मुझे पीडरू की पुश्त नजर आई। नर्स उसके सामने थी, चुनाचे मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता था। कहां से आई ये सब चीजें उसके पास? पीडरू हाथ बढ़ा के बोला, क्या है ये सब? मुझे नहीं मालूम, नर्स ने सहमे हुए लहजे में कहा। पीडरू का हाथ बड़ी तेजी से हरकत में आया और उसके बाएं रुखसार पर आवाज के साथ पड़ा, तुझे नहीं मालूम और किससे मालूम होगा? दरवाजे पर तू बैठी थी, सो गई थी क्या? कसम खुदा की सर, वो जब भी बिस्तर से उतरा मैंने अंदर आने में 1 सेकंड की देर नहीं की। फिर यकीनन कोई अंदर आके उसे ये देख गया होगा। पीडरू ने गुर्रा के हाथ सामने किया जिस पर ये तीनों शीशियां रखी हुई थी। दरवाजा में बाहर से मुकफ्फल लगती सर, नर्स ने कहा। आंसू उसके गालों पर बहते रहे। फिर तो यही रास्ता रह जाता है। पीडरू ने सर उठा के खिड़की को देखा। नर्स के आंसू ने या लहजे ने पीडरू को उसकी सच्चाई का कायल कर दिया था। उसके अपने लहजे की दुरुस्ती खत्म हो गई और उसने सवाल नहीं किया, एक ख्याल जाहिर किया था। सैमसन, उसने कुछ देर बाद कहा और आगे बढ़ के इशारों की जबान में उस पर वाज़े किया कि इन तीनों शीशियों में क्या है जो मेरे तकिए के नीचे से मिली थी। ये जहर है, बहुत खतरनाक किस्म का। पीडरू ने जबान से भी बात करना जारी रखा क्योंकि वो खुद गूंगा नहीं था। बेशतर लोग गूंगे बैरों से इशारों में बात करते हुए भी खामोश नहीं रह सकते। पीडरू मेरी नजरों के सामने नहीं था, चुनाचे में उसका रद्द अमल ना देख सका। कहां से आया ये जहर? उल्लू के पट्टे, पीडरू ने चिल्ला कर कहा। बात समझता ही नहीं। इस खिड़की के रास्ते आया था कोई? पीडरू ने मुश्तइल होकर हाथ चढ़ाए, यूं जैसे कोई रस्सी को थाम के ऊपर चढ़ता है। खामोशी का एक वक्फा आया। गालिबन सैमसन ने यकीन के साथ नफी में सारी लाया। इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया गया होगा। झूठ, पीडरू ने दाड़ कर कहा। तुम दोनों में से एक झूठ पक रहा है। किसी न किसी ने गफलत बरती है। मैं कहता हूँ गलती की है तो मान लो, वरना मैं मनवा लूंगा। 1000 तरीके हैं मेरे पास सच चुगलवाने के। सर, ये जरूरी तो नहीं कि इसमें जहर ही हो, नर्स ने खौफजदा होके कहा। और क्या फर्ज कर लूं मैं? पीडरू ने चीख कर कहा। दवा तू खुद देती है, ये कौन सी दवा है? दरी हालात मेरे लिए इंजेक्शन को अपने पास रखना खतरनाक था। मैंने बाथरूम में इधर उधर देखा लेकिन मुझे रोशनदान के सिवा कोई जगह नजर न आई।
इस पैकेट को छुपाया जा सकता था। रोशनदान तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता था, मगर यह हो सकता था कि पैकेट को आहिस्ता से ऊपर उछाल दूं और पैकेट उस 6 इंच चौड़ी जगह में लैंड कर जाए जो दीवार की मोटाई के बराबर थी और जिसे रोशनदान की गहराई भी समझा जा सकता था। ताम ये कोई महफूज जगह नहीं थी। अगर पीटरू बाथरूम की तलाशी लेता तो कुदरती तौर पर सबसे पहले रोशनदान के ताक पर हाथ डालता। वक्त कम था, मैंने बाथरूम में 10 मिनट गुजार दिए थे। 5 मिनट बाद किसी को भी गैर जरूरी ताखीर का एहसास हो सकता था। अगर कोई ताले के सुराग से देखने लगता तो मेरे लिए अपनी कार्रवाई को जारी रखना मुश्किल हो जाता। वह ऐन वक्त पर मुझे जुर्म का इर्तिकाब करते हुए पकड़ लेते। रोशनदान के अलावा मुझे एक ही जगह निस्बतन महफूज नजर आई, WC के ऊपर लगा हुआ फ्लैश टैंक। मैंने उसकी 20 को बंद किया जिससे टैंक में पानी जाता था और फ्लैश चला दिया। टैंक खाली हो गया लेकिन दोबारा नहीं भरा। फिर मैंने पैकेट को बड़ी एहतियात से निकाला और फ्लैश टैंक का ढकना हटा के एक कोने में रख दिया। टैंक की सतह नम थी मगर उस नमी से गत्ते की डबिया के गल जाने का कोई एहतमाल ना था। कोई आवाज किए बगैर मैंने ढकना वापस फिट किया और अगरचे मुझे 100% इत्मीनान हासिल ना था कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहा, लेकिन निस्फ इत्मीनान का यह एहसास भी बहुत गनीमत था। अभी मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि किसी ने धड़ से दरवाजे पर लात मारी। क्या हो रहा है अंदर? पीटरू ने मुझे गाली देकर कहा। यह बाथरूम है या आराम करने की जगह? कुदरती तौर पर इस ख्याल ने मुझे मायूस कर दिया कि शायद मेरा मिशन नाकाम हो गया है। लात मारने से पहले पीटरू ने झांका तो होगा, सब देख लिया होगा। मैंने कुंडी खोली और बाहर आ गया। क्या बात है? मैंने कमीज के दामन से मुंह साफ करके कहा। इतनी जल्दी किस बात की है? तुम्हें फिक्र थी कि मैं लात मार के दीवार से रास्ता ना बना लूं? मेरी लात तो वैसे ही टूटी हुई है और मैं सैमसन भी नहीं हूँ। तुम्हें फजूल भौंकने की बहुत आदत है, पीटरू ने कहा, जो मेरी बेसाखी और मेरे हाथ की पहुंच से खासे फासले पर खड़ा था। ये क्या है? ये मैंने उसकी हथेली को गौर से देखा। मुझे तो 3 शीशियां नजर आ रही हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि इनमें जहर है। तुम्हारे पास कैसे आई ये शीशियां? पीटरू बोला। मेरे पास? मैंने हैरानी से कहा और बेड की तरफ बढ़ा। शीशियां तुम्हारे पास हैं पीटरू, लेकिन मुझे तुम्हारे तकिए के नीचे से मिली हैं। वो चीख कर बोला। मैंने कभी तकिए के नीचे झांक कर नहीं देखा, मैंने बैठते हुए कहा, वरना अब तक ये जहर तुम सबको दे चुका होता। अब तुम खुद खा लो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कौन सा जहर है? मुझे जवाब देने की बजाय पीटरू गुस्से में फुनकारता हुआ पलटा और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। मेरे बाहर से दरवाजे के कफल में चाबी घुमाने की आवाज सुनी। अब हम तीनों कैद में हैं, एक ही कश्ती के डूबने वाले मुसाफिर। मैंने नर्स और सैमसन की तरफ देख के कहा। सैमसन ने बात सुनी ना समझी, चुनाचे वो बेहिस्सू हरकत खड़ा रहा। तुम खुद तो मरोगे ही, हम सबको भी साथ मरवाओगे। नर्स ने मुझे 16 बार नजरों से घूरा। सब मरने वालों की यही ख्वाहिश होती है। मैंने किसी फलसफी की तरह फरमाया कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और इससे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूं तो। नर्स को मेरे अल्फाज ने मजीद मुश्तइल किया। तुम क्या चीज हो? मुझे पीटरू तक गोली नहीं मार सकता। मैंने जल्दी पर कुछ और तेल छिड़का। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। हाथ में रिवाल्वर आ जाने का मतलब ये नहीं कि तुम इसे चलाने का इख्तियार भी रखती हो। तुमने सिर्फ नर्स का ये लिबास पहन लिया है, वरना तुम पैसे की इवज बिक जाने वाली एक बद किरदार और बेजमीर औरत हो। तुम बेगुनाहों के खून पर पलने वाली जौ को। बकवास मत करो, नर्स ने चीख कर कहा और पलक चपकने में रिवाल्वर निकाल दिया। उसका इस्तेमाल कुव्वते बर्दाश्त से बढ़ गया था। इसका अंदाजा मुझे उसके इस्टरियाई लहजे से हुआ और एक फितरी रद्द अमल के तौर पर मैं पलट कर बेड के दूसरे किनारे से नीचे गिर गया। गोली जो मेरे सीने पर या पेट और कमर में किसी जगह बेबूस हो सकती थी, खाली बिस्तर पर लगी और सफेद चादर पर एक सोराख छोड़ के फर्श से टकराई। सोराख के जले हुए किनारे से धुआं उठा और कमरे में बारूद की बू फैल गई। कमरा बंद होने के बावजूद धमाका पीटरू ने भी सुना, जो शायद वापस आ रहा था। उसने बाहर से कफल खोला और बगोले की तरह अंदर आया। रिवाल्वर उसके हाथ में था। क्या हो रहा है यहाँ? वो नर्स की तरफ देखकर चिल्लाया, जो अब मुजरिम बनी खड़ी थी। मगलूब करके अकल व होश से बेगाना कर देने वाला कातिल लम्हा गुजर गया था। उसके बाद निदामत और खौफ का लम्हा था, जो पूछता था कि तुमने ऐसा क्यों किया, और क्या तुमको अकल नहीं थी कि हर ज़ाब्ते हुक्म या कानून को तोड़ने की सदा है? शायद हर कत्ल के बाद हर लम्हा जरूर आता है। अमल के बाद रद्द अमल और मकाफाते अमल। कहाँ है वो? पीटरू ने मेरे नाम की जगह गलीज गाली इस्तेमाल की। सैमसन, सूरत हालात को महफूज पा के बैब फारिश से उठा। खुदा का शुक्र है कि मैं अभी तक इसी कैदे हयात में और तुम्हारी जेल में हूँ, वरना इस औरत ने तो मुझे दोनों से आज़ाद करने की पूरी कोशिश की थी। हुक्म अदूली की सजा क्या है तुम्हारे ज़ाब्ता फौजदारी में? मैंने चादर के जख्म को हाथ से झाड़ा। ये नुकसान अलग हुआ। गोली क्यों चलाई थी? पीटरू ने फिर नर्स पर गरजना शुरू किया। दिमाग चल गया था। इसने मुझे गालियां दी थी। नर्स ने उस इंतहाई इक़दाम का एक फजूल सा जवाब पेश किया। खौफ और हिस्टेरिया की कैफियत में उसका जहन कोई बेहतर वजह सोचने से कासिर था। वो बहुत डरी हुई थी। पीटरू ने उसे निस्फ दर्जन ऐसी गालियां दी कि मुझे शर्म आई, और जवाब में गालियां देने की बजाय तूने गोली चला दी, इसलिए कि तू बहुत इज्जतदार और गैरतमंद है।
उसने मजीद मुगल्लदात उगलने के बाद अचानक अपना हाथ सामने किया। तब मैंने पहली बार गौर किया कि अब तक वो दोनों हाथ पीछे बांधे, दोनों पाँव कुछ फैला के मजबूती से जमीन पर कदम जमाए और बिल्कुल विलन का पोज बनाए क्यों खड़ा था। उसके हाथ में चमड़े का हिंटर था, जिसका एक सिरा निस्बतन मोटा और खंजर के दस्ते की तरह था। सांप की तरह लहराने वाला चाबक जैसा हिस्सा चमड़े की पतली पतली लेकिन मजबूत डोरियों से ऐसा बनाया गया था जैसे औरतें चोटी गूंथती हैं। उसने जबरो इस्तबदाद, हाकमियत और कुव्वत के पैकर का रूप धार के हिंटर को एक बार हवा में शाई से लहराया और इस ड्रामाई तासर से खौफ की फजा को गंभीर कर दिया। नर्स का रंग लाश की तरह सफेद पड़ गया और वो कांपने लगी। उसने टूटे फूटे बेरब तल्फाज में एक बार फिर पीडरू को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उससे अदाए फर्द में कोताही बिल्कुल नहीं हुई। वो क्रिश्चियन थी, चुनाचे उसने उंगली के इशारे से सीने पर सलीब बनाने की गैर इरादी हरकत की और हजरत यसू मसीह अलैहिस्सलाम की कसम खा के वादा किया कि आइंदा वो अपने जज्बात पर काबू रखेगी और गोली चलाने से गुरेज करेगी। मगर ऊंटों पर एक इंतकामी और शैतानी किस्म की सफाक मुस्कुराहट सजाए पीडरू कदम कदम उसकी तरफ बढ़ता गया। वो पीछे हटती गई और बैस सांस रोके देखता रहा कि क्या वाकई इस जुर्म की पादाश में जवान मर्द पीडरू एक औरत की खाल उधेड़ देगा। नर्स दीवार से जा लगी। दीवार ना होती तब भी उसके लिए फरार नामुमकिन था। अचानक पीडरू ने सैमसन को इशारा किया जो नर्स के बहुत करीब था और उसने नर्स को यूं पकड़ लिया जैसे शिकारी बाज अपने पंजों में चिड़िया को जकड़ ले। पीडू का हाथ घूमा और नर्स ने एक दिलखराश चीख मारी। ज़रब की अजियत मैंने महसूस की। मुझे यूं लगा जैसे चमड़े के हंटर की आतशी ज़बां मेरे जिस्म पर सुलगती हुई लकीर बन के दहकने लगी हो। ठहरो सूरमा, मैंने पीडरू को मुखातिब करते हुए हाथ उठाया। इस औरत का कोई कसूर नहीं है, तुमको दखल देने की जरूरत नहीं। पीडरू सर घुमा के बोला, लेकिन उसका हाथ रुक गया। वो जहर मैंने डॉक्टर के बैग से चोरी किया था। मैंने अपनी बात जारी रखी। अपनी गलती की सजा इस औरत को क्यों देते हो? क्या तुम्हें खुशफहमी है कि तुम सजा से बालातर हो? सजा तो एक दिन तुम्हारे आका और अन्नदाता चौधरी दिलावर को भी मिलेगी, मगर वो दिन अभी नहीं आया। दिलावर शायद आज आए। अगर वो आया तो मैं उसको बता दूंगा कि तुम इसी एतमाद के मुस्तहिक नहीं हो जो तुम्हें हासिल है, क्योंकि तुम अहमक हो। अहमक वो डॉक्टर भी था जिसने मेरे करीब आने की गलती की। मगर क्या यह तुम्हारा काम नहीं था कि डॉक्टर की हिफाजत करते? तुम जानते थे कि डॉक्टर अपना दिफा नहीं कर सकता और तुम्हारी कोताही का अंजाम ये हुआ कि डॉक्टर अपनी जान से गया। दिलावर ने अभी तक ये नहीं सोचा है कि तुम्हारा सिक्योरिटी का इंतजाम नाकस था। तुम रिवॉल्वर उठाए खड़े रहते तो मैं वहीं डॉक्टर पर हाथ कैसे उठाता? दूसरी गलती तुमने बाद में की जब तुम डॉक्टर की लाश को कुत्ते की लाश से ज्यादा बेहुरमत कराने में मसरूफ थे और अपने नामा-ए-अमाल में वो गुनाह भी लिखवा रहे थे जो शायद इब्लीस के लिए भी बाइसे शर्म होता। तो डॉक्टर का बैग मेरी दस्तरस में था। तुमको मालूम था कि उसमें नुस्खा शफा है तो जहर भी है। मेरे करीब पड़ा हुआ बैग क्या किसी आतिशी असले से कम खतरनाक था? उसकी जगह रिवॉल्वर होता तो तुम फौरन हटा लेते। ये किसकी गलती थी? मैंने जेब में हाथ डाल के सब गोलियां निकाल ली। ये देखो। पीडू का चेहरा जरा सी देर के लिए मुतगय्यर हुआ। तुम बकते हो। अच्छा, अगर तुम ये समझते हो कि टॉफियां हैं तो खा लो, मैंने हथेली फैला के कहा। लेकिन पीडरू ने आगे बढ़कर मुझ से वो गोलियां छीनने की कोशिश नहीं की। उसने सैमसन को इशारा किया। इसकी तलाशी लेनी है सैमसन। वो रिवॉल्वर निकाल के बोला और उसे समझाया कि वो मुझे काबू में रखे। सैमसन ने मेरे पीछे आके अपने दोनों हाथ मेरी बगल में दिए और गर्दन को आगे झुका के उंगलियां यूं कस लीं कि मैं बेबस हो गया। मैंने किसी किस्म की मुजाहमत नहीं की, वरना मैं एक झटके से सैमसन के शानों को बेकार कर देता, कलाई के जोड़ अलग कर देता या करीब आने से पहले उसको यूं ढाल बना लेता कि पीडरू के लिए गोली चलाना नामुमकिन हो जाता। मगर मैं अपने सच का सबूत फराहम करना चाहता था। वो औरत मेरे नुक्ते नजर से मुजरिम थी और अगर मुमकिन होता तो मैं खुद उसे कानून के हवाले कर देता, सख्त तरीन सजा के लिए। अगर यही लोग उसे मार देते जिनके हाथों में वो कठपुतली थी तो मुझे उसकी मौत का कतई अफसोस ना होता। लेकिन मेरे सामने उस पर जो नंगे इंसानियत जुल्म हो रहा था वो एक नाकर्दा गुनाह का खुमियाजा था। ये बात सिर्फ मैं जानता था कि जो कुछ हो रहा है वो इंसाफ के तकाजों के बरक्स है। हर मुजरिम को इन्हीं जराइम की सजा मिलती है जो उस पर साबित हो। नर्स डरते डरते मेरे हाथ पर से गोलियां उठाने बढ़ी। उसके लिए आगे कुआं पीछे खंदक वाला मसला था। एक तरफ पीडरू रिवॉल्वर और हंटर लिए खड़ा था तो दूसरी तरफ मैं था जिसके मुतल्लक वो जानती थी कि खाली हाथ और बेबस नजर आने के बावजूद खतरनाक हूँ। एक तरफ ये अंदेशा है कि मेरा हाथ उसकी नाजुक सी गर्दन भी शाख गुल की तरह ना तोड़ दे, तो दूसरी जानिब ये डर है कि इस कश्मकश में चलने वाली गोली उसको निशाना ना बना ले। मगर वो मजबूर थी। डरो नहीं, मैंने सुरंगा होने के बावजूद मुस्कुरा के हौसला अफजा लहजे में कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। नर्स ने गोलियां चुन ली और पीडरू की तरफ पलटी। लेकिन उसे मुकम्मल तलाशी का हुक्म दिया। नर्स ने हर जेब में हाथ डाला। मेरी यकीन दहानी के बाद उसकी घबराहट कुछ कम हो गई थी।
जामा तलाशी लेने के बाद मेरे बेड को अच्छी तरह झाड़ कर यहाँ तक के तकिए के अंदर से भी पोशीदा जहर बरामद करने की कोशिश की गई और मैंने दुश्मनों के इत्मीनान की खातिर इस कार्रवाई की तकमील में अदम ताउन का कोई मुजाहरा नहीं किया। मेरा ये इतराफी शिकस्त अपनी इस कामयाबी को कैमोफ्लाज करने के मुतरादिफ था जो मैंने काले कत्ल को फ्लैश टैंक में छुपा के हासिल की थी। और ये आला कत्ल एक छोटी सी सुरंज था जिसके मुतल्लक मैं ये नहीं जानता था कि इसमें कौन सा हलाकत खेद महलूल है। जब सैमसन ने मुझे रिहा किया तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया, मगर खिलाफ तो को पीडरू ने नर्स को मेरा ख्याल रखने का हुक्म दिया और खुद बाथरूम में दाखिल हो गया। मेरी कामयाबी फिर मशकूक हो गई। मेरी निगाह खुले दरवाजे पर और कान खर आवाज पर रहे जो बाथरूम से सुनाई दे रही थी। अगर पीडरू फ्लैश टैंक का ढकना उठाता तो मुझे फौरन मालूम हो जाता, मगर उसका ध्यान उधर गया ही नहीं। फ्लैश टूंटी को खास से घुमा कर देखे बगैर उसे मालूम नहीं हो सकता था कि टूंटी खुली हुई है या बंद है। उसने फर्ज कर लिया होगा कि टूंटी खुली हुई है, चुनाचे फ्लैश टैंक पानी से भरा हुआ है और उसमें कोई चीज नहीं डाली जा सकती। उसने रोशनदानों के ऊपर जरूर देखा होगा क्योंकि 5 मिनट बाद वो हाथ से गर्द झाड़ता नमूदार हुआ। उसने नर्स के हाथ से गोलियां लेकर उन्हें गौर से देखा, मोहतात अंदाज में सूंघा और जेब में डाल दिया। तुम्हें मालूम है यह क्या था? मैंने सख्त कर्ब और तकलीफ के एहसास को जाहिर करने के लिए करा कर कहा, नाम तो इसका बहुत मुश्किल है, ट्राई नाइट्रो डाई आर्सेनिक क्लोराइड पोटाशियम साइनाइड। मैंने साइंसी और कीमियाई मुरक्कबात के नामों को यूं जोड़ा कि पीडरू को सिर्फ 2 अल्फाज समझ में आ सके, आर्सेनिक यानी सैंकिया और साइनाइड। और अगर कायल हो जाए तो उसे अंदाजा हो कि 2 कातिल जहर बिल के किस हद तक जानलेवा हो सकते हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो कुछ देर मुझे घूरने के बाद बोला, शीशी पर एक लेबल था जो मैंने फाड़ के हटा दिया था। तुम्हें इस जहर के ख्वास का इल्म है? साइनाइड तो उतना ही मोहल है कहना कि आदमी ने चखा और खत्म हुआ। ये साइनाइड का बाप है, छूने से जिस्म में सराइज कर जाता है। अब हम तीनों ने 12 गोलियों को कम से कम 12 सेकंड तक तो हथेली पर रखा है। इसकी खासी मिकदार हमारे खून में शामिल हो चुकी है। इसकी अलामत आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होंगी। 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा नर्वस सिस्टम मुतासर होगा, सारा जिस्म कांपने लगेगा राशे के मरीज की तरह, और उसके बाद किसी चीज पर हमारा इख्तियार नहीं रहेगा। ना हम अपनी मर्जी से हाथ हिला सकेंगे ना पैर। निजामी इखराज और आसाबी निजाम पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा। तुमने गर्दन तोड़ बुखार के मरीज को मरते देखा है कभी? बकवास मत करो, तुम कहाँ के डॉक्टर हो? ये सब कैसे जानते हो? पीडरू ने अपना एतमाद बहाल रखते हुए कहा, मगर नर्स ने बिला इरादा हथेली को देखा और अपनी यूनिफॉर्म से रगड़ के साफ किया। मैंने जराइम पर मबनी कई नावलों में पढ़ा था। मैंने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका पता नहीं चलता। नहीं। नर्स ने एक चीख मारी और बाथरूम की तरफ दौड़ी। मैं मरना नहीं चाहती। उसके आसाब पहले ही जवाब दे चुके थे। ये दहशतज़दा कर देने वाला झूठ उसको बड़ा भयानक सच नजर आया।